मैं आप लोगों को सप्तमांश कुंडली के बारे में बता रहा हूँ, D7 चार्ट। इसमें सप्तमांश कुंडली से आपके संतान का विचार किया जाता है। आपके संतान कितने होंगे, पुत्र होंगे या पुत्री होगी, या संतान से आपका संबंध कैसा रहेगा, इसका एनालिसिस किया जाता है। और इसके एनालिसिस करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले सप्तमांश को देखते हैं, फिर समय मिला तो D3 वगैरह चार्ट भी डिस्कस करेंगे। और कल क्लास नहीं होगा, कल मेरा लाइव है यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी ग्रुप में मैंने डाल दिया है, तो 8 बजे रात को लाइव होगा, आप लोग उपस्थित रहिएगा लाइव में, ठीक है। नरेश का लिंक भेज दिया करिए जरा। हाँ हाँ अशोक जी भेज दूंगा, जब जैसे ही शुरू होगा ना वहाँ लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड तो चल ही नहीं पाए जी, पता ही नहीं चला किस उस पे आ रहे हैं। ओके ओके, वैसे 8 बजे सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को ना? हाँ जी किया हुआ है सर। तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वैसे मैं ग्रुप में आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा 8 बजे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं, सप्तमांश कुंडली के बारे में जानते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को नियम बता देता हूँ, अप्लाई कीजिएगा। इसमें ऐसा होता है ना कि ग्रहों की डिग्री वगैरह पर भी डिपेंड करता है। लग्न कुंडली में जो ग्रह जितने डिग्री के हैं, सप्तमांश में भी वही डिग्री काम आएगा। तो डिग्री वगैरह कम हो तो इसमें प्रेडिक्शन में हो सकता है कि कोई 0 डिग्री का हो, या 29-30 डिग्री का हो, या बिल्कुल कमजोर हो, तो वो पुत्र या पुत्री नष्ट भी हो जाते हैं, मतलब कि पेट वगैरह में या ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि मिस कैरेज वगैरह भी हो जाता है, या होता भी नहीं। तो वो भी देख लीजिएगा कुंडली का मिला और किन ग्रहों की दृष्टि है क्या है। राकेश जी भाई मास्क लगाया हुआ है आपने, कहीं से आ रहे हैं क्या? नमस्कार जी, वो थोड़ा टहल रहा था खाना खा के, मैंने कहा सुनता भी रहता हूँ। जी ओके ओके, जी। तो चलिए सप्तमांश कुंडली के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सप्तमांश कुंडली यानी कि आपके संतान का विचार कैसे करें, इसका सूक्ष्म विश्लेषण बताता है सप्तमांश कुंडली। सबसे पहले सप्तमांश कुंडली यानी कि संतान के बारे में कोई पूछता है कि मेरी संतान होगी या नहीं होगी, या पुत्र होगी या पुत्री होगी, या मेरे संतान से मुझे जीवन में सुख प्राप्त होगा या नहीं, या संबंध कैसा रहेगा संतान से। तो D7 चार्ट यानी कि जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, पुत्र पौत्रादि ज्ञानम, तो यहाँ पर सप्तमांश D7 चार्ट से आप लोग इस चीज को बिल्कुल सूक्ष्मता से देख सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी संतान से। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पहले हमेशा बताते आया हूं आप लोगों को, वर्ग चार्ट देखने से पहले सबसे पहले लग्न चार्ट को देखना अति आवश्यक है। लग्न चार्ट में क्या देखना है, 2 चीज देखना है यहाँ पर, लग्न और लग्नेश। सबसे पहले देखना है आपको, सॉरी, लग्न लग्नेश और पंचम पंचमेश, 2 चीज को। क्योंकि लग्न तो ओवरऑल आपका शरीर है, उसे तो आप जरूर देखेंगे, और पंचम भाव जो आपके संतान का भाव है, इसे भी जरूर देखेंगे। अब इसमें क्या देखना है कि लग्नेश आपका कहाँ बैठा हुआ है, नीच का है, उच्च का बैठा है, स्वक्षेत्री है, स्वराशि का, उच्च का राशि का है, या नीच का हो गया है, या मान लीजिए अपने शत्रु राशि में है, या त्रिक भाव में है, वो देख लीजिए। फिर देख लीजिए कि लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ये भी देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि लग्न की क्या स्थिति है। इसके बाद पंचम भाव को देख लीजिए, पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। कोई नीच का ग्रह तो नहीं बैठा है पंचम भाव में, मारक ग्रह कुंडली का तो नहीं बैठा है। अगर ये सब स्थिति हो तो विलंब को दर्शाता है संतान में। इसके अलावा ये भी देखिए कि पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ दृष्टि में, युति में है, नीच का है, उच्च का है, त्रिक भाव में है। अब मान लीजिए कि ये जो पंचमेश है वो चला गया आपके अष्टम भाव में, तो मान लीजिए कि गुरु की ही राशि होगी। लेकिन जैसे ही मान के चलते हैं कि कहीं नेगेटिव भाव में कोई और लग्न हो, यही मान लीजिए कि आपका कोई कोई भी लग्न हो, यही लग्न हो आपका, ये मान लेते हैं कि कन्या लग्न हो, और शनि पंचम के स्वामी हो, और शनि चले आए हैं यहाँ पर 12वें भाव में, तो अगर योग हो गए बिना बच्चे होने के, संतान होने के, तो ये तो निश्चित है कि संतान होने में विलंब होगा। क्योंकि पंचमेश आपका चला गया है 12वें में, तो संतान वगैरह देरी से होती है। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली को देख लीजिए कि लग्न लग्नेश की क्या स्थिति है, और आपके पंचम और पंचमेश की क्या स्थिति है, ये देख लीजिए। अब इसमें संतान का अगर हम देखना चाहें कि होगा कि नहीं, तो वो भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। देख लीजिए कि
अपने से 12वें भाव में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। इस लग्न कुंडली को अगर हम देखें तो इस भाव का तो व्यय कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नियम क्या कहता है कि पंचम भाव का स्वामी बिल्कुल नेगेटिव कंडीशन में ना हो और किसी पापी ग्रह से पंचम भाव पूरी तरह पीड़ित हो जाए, बहुत बुरी स्थिति पंचम भाव के हो जाए, तभी संतान नहीं होती है। तो अपने से 12वें होना गुरु का ये बताता है कि संतान तो होगी परंतु देर से होगी। अब इस पंचम भाव पर देखिए सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो इस कुंडली का योग कारक लग्नेश देख रहा है पंचम भाव को, और लग्नेश होकर पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान शुक्र भी देख रहा है। तो इस दो योग कारक ग्रह देख रहे हैं पंचम भाव को, तो संतान तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मंगल भी देखिए यहाँ पर मंगल बैठ के और भाग्य भाव के स्वामी वो भी देख रहे हैं यहाँ गुरु को, संतान भाव के स्वामी को। तो संतान वगैरह तो होगा लेकिन देरी से होगा। देरी से क्यों होगा कि ये पंचमेश अपने से 12वें हो गया है तो देरी को शो कर रहा है। लेकिन दो अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं इन पर, तो संतान होने का योग है। अब केतु की भी दृष्टि है देखिए पंचम भाव पर, और आप केतु की भी दृष्टि है और पंचमेश शनि की भी दृष्टि, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि विलंब से होगा, आसानी से नहीं होगा, देरी होगा। इसके बाद और भी चीजों को देखिए, यहाँ देखिए शनि भी देख रहे हैं पंचम भाव को, 8, 9, 10 शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। तो पंचमेश अपने से 12वें है, पंचमेश पर केतु की दृष्टि है, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो इतने नेगेटिव ग्रहों की दृष्टियां हैं और अपने से 12वें है पंचमेश, तो देरी कराएगा। क्योंकि संतान तो इसलिए होगा कि पंचमेश पर मंगल की एक योग कारक की दृष्टि, फिर सूर्य दूसरे योग कारक की दृष्टि, और फिर इस कुंडली के लिए शुक्र भी योग कारक हो जाता है, तो शुक्र की भी दृष्टि है यहाँ संतान भाव पर। तो संतान होगा परंतु विलंब से होगा। अब ये संतान का गणना आप कैसे करेंगे, कितने संतान होंगे या संतान से गुरुजी इसमें जैसे विलंब दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो कैसे देखेंगे, मतलब किसी का लॉस होगा या नहीं होगा इस तरह? बिल्कुल होगा। राहु देखिए, शनि, राहु, ये सभी केतु, ये सब विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो जब भी पंचम भाव पर इनका प्रभाव पड़ेगा ना, शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, ऐसे ग्रहों की जब भी यहाँ पर प्रभाव होगा पंचम भाव पर, तो निश्चय ही मिसकैरेज वगैरह का योग बनता है। तो एक तो हो गया दृष्टि से, शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह, केतु जैसे ग्रहों से दृष्टि पड़ना पंचम भाव को। दूसरा हो गया कि अगर डायरेक्ट यहाँ 2-3 क्रूर या पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, या शनि केतु हो गए, या राहु चंद्रमा हो गए, ग्रहण दोष बन जाए, राहु सूर्य हो गए, ग्रहण दोष बन जाए पंचम भाव में, अगर इस तरह की स्थिति हो तो 100% मिसकैरेज होता है। किसी भी कुंडली में अप्लाई कीजिएगा, या बहुत दिक्कत होता है संतान होने में। तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है पंचम भाव, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, या पंचम भाव कितना पीड़ित है या कितना शुभ है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि जातक के जीवन में संतान संबंधी समस्या होगी, या मिसकैरेज होगा, या देरी होगा, या ये भी योग होगा। मान लीजिए कि अब इस कुंडली पर पंचम भाव को देखे तो किसी ग्रह की दृष्टि ही ना पड़े, और गुरु भी बहुत खराब कंडीशन में हो, या दृष्टि पड़े तो बिल्कुल नेगेटिव ग्रह की पड़े, जैसे कि इस कुंडली में शनि मारक होके अष्टम भाव से देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि पड़े, या नेगेटिव ही पूरी तरह पीड़ित भी हो जाए ये पंचम भाव, तो उस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि, और कारक देख लीजिए, संतान का कारक गुरु हो गया, तो गुरु भी पीड़ित हो गया। अदर कुंडली की बात कर रहा हूँ, पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, पंचमेश भी पीड़ित हो गया, माने पूरी तरह से हर चीज नेगेटिव हो गया, तो आप कह सकते हैं कि संतान होने का योग बहुत मुश्किल है या नहीं है। अब इसमें हाथ पर भी आप लोगों को कभी बता दूंगा मैं, उस पर और ज्यादा। एक बात पूछना चाहता है गुरुजी, एक बात पूछना था गुरुजी, ये जो कंफर्मेशन के लिए पति का कुंडली देखना सही रहेगा या पत्नी? दोनों का अगर उसका पति का कुंडली सही है और पत्नी का तब सही होगा नहीं संतान, है, लेकिन विलंब से होगा, देरी से होगा, परेशानियों के साथ होगा, लेकिन होगा। कभी भी ब्रजेंद्र जी इस चीज को ध्यान रखिए कि संतान उत्पत्ति दोनों के संयोग से होता है। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक का कुंडली देखकर आप प्रेडिक्ट कर देंगे कि इस व्यक्ति का संतान नहीं होगा। जब भी कुंडली देखिए
किसी का भी संतान का प्रश्न है तो पति पत्नी दोनों का कुंडली देखना चाहिए। अगर एक की कुंडली में नहीं है, दूसरे में है, तो होगा, विलंब से होगा या परेशानियों के साथ होगा, देरी से होगा। अब इस चीज को ऐसे भी समझ लीजिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुंडली मिलान आती है तो क्या करते हैं कि व्यक्ति का बस गुण मिलान वगैरह देख लिया, चंद्रमा वगैरह को देख, हाँ जी आपकी कुंडली तो मिल रही है, विवाह कर दीजिए। लेकिन कुंडली मिलान वैसे नहीं होता है। कुंडली मिलान में ही ये देख लिया जाता है कि पति पत्नी दोनों में संतान का योग है या नहीं है, इनकी उम्र कितनी है, इनका वैवाहिक तालमेल कितना होगा, इनकी स्थिति भविष्य में कैसी रहने वाली है। तो यहाँ शुरू में ही पता चल जाता है। तो एक अच्छा ज्योतिष शुरू में ही बता देता है कि यहाँ पर संतान वंतान का योग नहीं है। तो ये सब इसीलिए कुंडली मिलान किया जाता है। समझ में आ गई बिरेन जी? जी जी गुरुजी। एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ बोलिए। जुड़वा बच्चों का कैसे देखते हैं? आपने कई बार पूछा है राकेश जी, मैंने आपको कई बार बताया है कि इस पर एक वीडियो दिया जाएगा केपी एस्ट्रोलॉजी से। वैदिक ज्योतिष इस चीज को बहुत अच्छा से नहीं बता पाता है। वो जो डेउल साइन है ना आपका, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पंचम भाव। और आपको मैं बता दूंगा कभी केपी से बहुत अच्छे तरीके से। आप अपने बच्चों का डालिएगा, मुझे पता है कि आपके बच्चे जुड़वा हैं। आप अपना डालिए ना। मेरा कहाँ है जुड़वा कोई? मेरे जुड़वे तो बच्चे नहीं मैं है। बता दूं ना, वो राकेश नहीं, वो राकेश सर का कह रहे हैं कि राकेश जी अपना अरे डालिए। मेरे भी अभी दो अभी हैं। नहीं, अभी क्लास चलने दीजिए, सोमवार को करेंगे, सोमवार को देख लेंगे, ठीक है? सोमवार को। हाँ सर अशोक मेरे भाई भी साहब देख के भी लेना, दो हैं। मेरे भी तो हैं। हाँ, तो अशोक जी आप भी डाल दीजिएगा सोमवार का। आप ही लोगों का चार्ट देख लेंगे कैसे योग बना है। हालांकि इसको केपी बहुत अच्छा से बताता है, लेकिन डेउल साइन का प्रभाव जरूर होता है। अब मान लीजिए डेउल साइन वहां हो या डेउल साइन के ग्रह का प्रभाव हो, वो होता है। और केपी से बहुत परफेक्ट इसको बताया जा सकता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सोमवार को डिस्कस करते हैं राकेश जी। जी 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 जी। चलिए, तो हमने देखा लग्न कुंडली का लग्नेश और पंचमेश से यहाँ पर देख लिया, कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब हमें आ जाना है इसका सूक्ष्म विश्लेषण माइक्रो एनालिसिस के लिए सप्तमांश कुंडली पर। अब यहाँ क्या देखना है, सप्तमांश कुंडली में हमें सबसे पहले देखना है लग्न को, कि लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्नेश नीच का ना हो इस कुंडली में, गलत भाव में ना बैठा हो, गलत ग्रहों से युति में ना हो, या गलत ग्रह यहाँ मारक ग्रह वगैरह या नीच का कोई ग्रह ना बैठ गया हो। तो लग्न सप्तमांश का लग्न आपने देखा। अब क्या करना है कि पंचम भाव को देखना है। पंचम भाव का एनालिसिस उसी तरह करना है। कैसे? तो पंचमेश कहाँ है, पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, और पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस कुंडली में, जैसा कि हमने यहाँ एनालिसिस किया है कि देर से होगा परंतु होगा। अब देख सकते हैं कि पंचम भाव का स्वामी गुरु बैठा हुआ है लग्न में और पंचम भाव को देखेगा, यानी कि गुरु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है। 12वें के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। शुक्र की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो यहाँ संतान का योग तो दिख रहा है बिल्कुल आसानी से, क्योंकि जो पंचमेश है वही अपने मित्र राशि में लग्न में बैठा हुआ है बहुत अच्छी कंडीशन में। संतान तो होगा, देरी से होगा, लग्न कुंडली दिखा रहा है। अब आपको क्या देखना है कि लग्नेश, लग्न में बैठे ग्रह, लग्नेश की स्थिति, पंचम भाव पंचमेश की स्थिति, पंचम भाव में कौन से ग्रह से बैठे हैं ग्रह, पंचमेश कहाँ बैठा है, इसको देख लिया। तो जब आपने पंचम भाव का विश्लेषण कर लिया तो राकेश जी ये आपके पहले संतान को दिखाता है। समझ में आ रही है बात? जी गुरुजी। ये फर्स्ट चाइल्ड को दिखाएगा आपका पंचम भाव सप्तमांश कुंडली का, और आपको 3-3 भाव आगे बढ़ते जाना है। अब सेकंड चाइल्ड को आप यहां से देखेंगे 7th हाउस से, ठीक है? वैसे ही आपको थर्ड हाउस, जो 9वां भाव है वो थर्ड चाइल्ड के लिए देखना है, तीसरे बच्चे के लिए। और चौथे बच्चे के लिए 11वें भाव को देखना है। तो एक एक भाव छोड़कर आगे बढ़ते जाइएगा, वह होगा आपका अगला बच्चा। अब इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जैसा कि मैंने बता दिया कि लग्न सप्तमांश का देखिए और पंचम भाव देखिए, लग्नेश और पंचमेश को देखिए।
इस तरह से देख लेना है आपको। अब बच्चे कितने होंगे यह कैसे पता चलेगा? तो बच्चे कितने होंगे यह पंचम भाव ही बता देगा। अब इसका क्या महत्व है, जो एक एक भाव आगे बढ़ रहा है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। तो मान लीजिए इस जातक के कितने बच्चे होंगे अगर हम जानना चाहें तो देखिए, नियम यह है कि सप्तमांश कुंडली के लग्न में जितने ग्रह बैठे होंगे और पंचम भाव में जितने ग्रह बैठे होंगे और पंचम भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी उतने बच्चे होते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम देखें, अब इसको इस तरह से लीजिएगा कि डिग्री वगैरह भी देख लीजिएगा, किसी की मृत वगैरह डिग्री हो तो वो काउंट नहीं किया जाता है यहाँ पर, तो वो सब देख लीजिएगा बलवान वगैरह है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं फल देने में, तो मिलाइएगा आप लोग कुंडली पर। अब देखिए इसको हम लोग देखें कि कितने बच्चे होंगे, तो पांचवा भाव और लग्न ही बता देगा कि बच्चे कितने होंगे। तो इस कुंडली में अगर देखें तो देखिए कि लग्न में कितने ग्रह बैठे हैं, तो गुरु हैं और चंद्रमा है, 2 ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं। और कोई ग्रह दिख रहा है? और तो कोई ग्रह नहीं दिख रहा है। तो गुरु और चंद्रमा लग्न, मंगल की दृष्टि है। प्रणाम सर, विशालाक्षी। हाँ नमस्कार। हाँ मंगल की कहाँ से दृष्टि? हाँ है लग्न पर है, अच्छा लग्न पे, लग्न पर 8वीं दृष्टि है, तो ठीक है। हाँ तो देखिए एक और एक 2 ग्रह, एक 3 ग्रह, एक 4 ग्रह, मतलब कि 4 बच्चे इस कुंडली में होने के योग हैं। अब 4 बच्चों में इस कुंडली में कुछ प्रॉब्लम भी होगा। अब प्रॉब्लम होगा कि केतु, अब देखिए पंचम भाव को यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, शनि डिस्टर्ब कर रहे हैं और पंचमे अपने से 12वें हैं, तो दोनों को मिला के प्रेडिक्शन कीजिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसकैरेज वगैरह होने का भी योग बन रहा है। तो हमें कुछ तो एकदम क्लियर लग रहा है कि 4 बच्चे होने के योग हैं, लेकिन एक बार तो मिसकैरेज साफ दिख रहा है। अब देख लीजिएगा शनि में और केतु में जो बली होगा वो अपना यहाँ घटना कराएगा, यहाँ पर एक बार मिसकैरेज तो जरूर कराएगा। लेकिन ऑल मतलब कि अगर हम ओवरऑल मान के चले तो इस कुंडली में 4 बच्चों का योग है। अब 4 बच्चों का योग कैसे है, तो कौन सा बच्चा मतलब कि चाइल्ड बर्थ जो होगा तो कौन सा बेटा होगा कौन सी बेटी होगी उसको कैसे देखें? सीधा सा लॉजिक है, पुरुष ग्रह जो मेल प्लैनेट्स हैं वो बेटे को रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल हैं वो आपके बेटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गुरु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये जो प्लैनेट हैं वो आपके बेटे को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी तरह आपके बुध हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए और शनि हो गए। शनि को हालांकि नहीं लिया जाता, कुछ ऐसा माना जाता है कि उनको हालांकि बेटी का ही माना जाता है, लेकिन उनकी एक अलग गिनती रखी जाती है। लेकिन बुध, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों ही प्लेनेट जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, शनि भी है। तो जिन ग्रहों का जहां जितना प्रभाव होगा उतना पुत्र और पुत्री होगी। तो देखिए एक मंगल हो गए जिनकी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, दूसरा गुरु हो गए, तो 2 पुत्र हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और एक चंद्रमा और एक शुक्र, यानी कि 2 यहाँ स्त्री ग्रह हैं, तो 2 पुत्र और 2 पुत्री का योग है इस कुंडली में। तो यहाँ पर और मुझे लगता है कि कुछ चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब कोई पूछता है, जैसे गार्जियन पूछते हैं कि बच्चों का सपोर्ट हमें मिल पाएगा या नहीं, या मतलब हम बच्चों से संतुष्ट जीवन में या खुशी पाएंगे या नहीं। तो देखिए आपने देखा कि इस भाव पर, पंचम भाव जो पहला संतान किसी दंपति का होगा, उस पर क्या प्रभाव है ग्रहों का, किस प्रकृति के ग्रह बैठे हुए हैं या किस प्रकृति के ग्रह देख रहे हैं, उसको देख लीजिए। मान लीजिए इस शुक्र को हम लोग ले लेते हैं, तो शुक्र देखिए योग कारक होकर देख रहे हैं। अब गुरु देख रहे हैं इस भाव को, तो गुरु यहाँ के स्वामी ही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इस जातक को इस पहले चाइल्ड से बहुत अच्छा सपोर्ट और सुख मिलेगा और संतुष्ट रहेगा। अब दूसरे को आप सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए कि कैसे ग्रहों का प्रभाव है। अगर कुंडली में अच्छे ग्रह इन भावों को मतलब कि ये कर रहे होंगे, सिग्निफाई कर रहे होंगे, अच्छे ग्रहों से यह भाव दृष्ट होगा या अच्छे भाव बैठे होंगे यहाँ पर अच्छे ग्रह इन भावों में, तो स्वाभाविक बात है उस दंपति को सपोर्ट मिलेगा उन बच्चों से और उनका बहुत अच्छा लगाव रहेगा उन बच्चों से। अगर मारक ग्रह या नीच के ग्रह जिन भावों में बैठेंगे, अब यहाँ 5वां 7वां 9वां ऐसे देख लीजिएगा, मारक ग्रह नीच के ग्रह अगर किसी का प्रभाव होगा उन भावों में, तो उस बालक से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उस मतलब दंपति को। समझ में आ रहा है मेरी बात? जी गुरु जी।
क्लियर है? पूछिए और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। इसमें ये प्रश्न गुरुजी, था राहु गुरुजी कि केतु को स्त्री कारक या पुरुष कारक ग्रह माने? जी, राहु केतु को पुरुष कारक ही माना जाता है। अच्छा, इसमें मेरा प्रश्न था कि क्या राहु केतु हमेशा ही नाश करते हैं संतानों का अगर दृष्टि पड़े, या अगर उच्च के हों तो सही रहता है? हाँ। नहीं, अगर उच्च के हो तो सही तो रहते हैं, लेकिन उनका प्रकृति समझिएगा राकेश जी ने तो समझ में आ जाएगा। जैसे राहु हो, केतु हो, शनि हो, एटलीस्ट गुरु हो, गुरु भी आपको वैराग्य के तरफ ले जाते हैं, मोह माया से दूर। तो ये सभी जो ग्रह हैं, ये हालांकि गुरु को पुत्र कारक माना गया है, शुभ ग्रह माना गया है, इसको इसमें गिनती नहीं करते, लेकिन फिर भी अदर पोजीशन पर बता रहा हूँ। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा प्रभाव भी देंगे तो अपना नेगेटिविटी पूरी तरह से छोड़ते नहीं है, और 100% ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आप कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसे कुछ कुंडलियों पर अप्लाई कीजिएगा। जब भी राहु केतु का या एक से ज्यादा ग्रहों का पंचम भाव से संबंध होगा, ऐसे ग्रह जो शनि राहु केतु के तरह हैं, तो निश्चित ही उस व्यक्ति के मतलब कि चाइल्ड बर्थ वगैरह में प्रॉब्लम आई होगी, या ऑपरेशन कराया हो, या समय से पहले चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम हो गया हो, या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम या मिसकैरेज जरूर होता है जी। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिएगा। और ये सब चीजें अप्लाई करने वाली चीजें है, जितना अप्लाई कीजिएगा क्लियर होता चला जाएगा। वीना जी समझ में आ रहा है? हेलो वीना जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं आज। हाँ, सुन रहे हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। ब्रजेंद्र जी, आपको समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। आप गुरुजी, राहु जैसे D7 के पंचम हाउस में बैठा है, तो उसमें भी एक कहाँ बैठा है? चाइल्ड काउंट नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर राहु केतु 5th हाउस में बैठा है या 5th हाउस को देख रहा है या लग्न को देख रहा है, तो उसको भी एक काउंट करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राहु भी तो पुत्र कारक माना जाता है, मतलब कि सॉरी संत पुरुष कारक ग्रह माना जाता है, तो राहु को भी तो काउंट करेंगे, इसमें काउंट तो जरूर करेंगे, उसमें क्या शक है। जो जिस प्रकृति का ग्रह है उसे मानना ही पड़ेगा आपको। और कई में बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ट्रांसजेंडर टाइप हो जाते हैं, तो उनका कैसे दिखता है? क्या चीज? राकेश जी बोलिएगा, आप क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल जो ना लड़के होते हैं ना लड़की होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? अच्छा, मतलब कि चलिए समझ गया मैं। तो देखिए राकेश जी, उस स्थिति में, या हिमांशु जी समझिए इस चीज को, बुध जिसको हम लोग कहते हैं, बुध एक नपुंसक ग्रह को माना जाता है, बुध को भी, और शनि भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनका प्रभाव जरूर पंचम भाव पर या पंचमेश पर जरूर होगा। उस कुंडली में देख लीजिए, कहीं से भी हो, चाहे दृष्टि में हो, युति में हो, या मान के चलिए कि नक्षत्र से हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा। बुध या शनि का जब भी प्रभाव होता है, ये चीजें साथ जरूर होती हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा कि सप्तम भाव में विवाह हो जाता है, तो पता चलता है कि मतलब कि जिस लड़की की शादी हुई किसी से, तो उसमें इंटरनल प्रॉब्लम है उस लड़के में, तो उसका भी प्रभाव नजर आएगा आपको। बुध और शनि जैसे ग्रह अगर सप्तम भाव पर पूरी तरह से प्रभाव बना के बैठे हुए हैं, कहीं राहु वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो गया, तो निश्चय ही इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो 5वें भाव पर शनि या बुध का जरूर प्रभाव होगा किसी न किसी तरह से, चाहे कुंडली में नक्षत्र से हो, दृष्टि से हो, युति से हो। ठीक है हिमांशु जी, क्लियर है? जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्रजेंद्र जी गुरुजी। हाथ का फोटो आपने मंगाया था? हाँ मंगा लिया गुरुजी। ओके, एक और कुंडली हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको देखते हैं आपके हाथ का फोटो जो आपने मंगाया है। जी टहल रहे हैं राकेश? थोड़ा सा गुरुजी, हाँ नहीं घर आ गया। मैं कह रहा था गुरुजी, थोड़ा सा हाथ का भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बिल्कुल पता नहीं। बिल्कुल 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 बताएंगे, निश्चिंत रहिए।
बिल्कुल, हाथ का भी बता देंगे, केपी का भी कुछ सूत्र आप लोगों को बता देंगे। गुरुजी आपका किताब पूरी होगी? हाँ, पूरा हो गया है, करीब करीब पूरा हो गया बैजन जी। अगले महीने में दे दूंगा उसे पब्लिश होने के लिए। उसी का इंतजार है गुरुजी। अगले महीने दे दूंगा उसको। चलिए अभी हम दृष्टान कुंडली को देखते हैं, यानी D3 चार्ट को, जो आपके भाई बहनों को बताता है। लग्न कुंडली से कंपैरिजन करते हैं D3 चार्ट, यानी कि दृष्टान कुंडली को कैसे देखा जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा। यह चार्ट जो दृष्टान कुंडली है, आपके भाई या बहन को देखने के लिए होता है। साथ में आपका पराक्रम या पुरुषार्थ कितना जीवन में आप करेंगे, आपकी मेहनत, कठिन परिश्रम से कुछ पाने की स्थिति D3 या दृष्टान चार्ट से देखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस भाव का, आपके लग्न कुंडली के तृतीय भाव का माइक्रो एनालिसिस, सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टान कुंडली से किया जाता है। तीसरा भाव क्या दर्शाता है, आपके छोटे भाई बहनों को, आपके पराक्रम को, आपके मेहनत को, आपके किए गए एफर्ट को। इसके बाद मीडिया से जुड़े हुए चीज, समाज में, सोसाइटी में लोगों से पहचान, आपका यूट्यूब चैनल जो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सब, और जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं सभी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो इन सब चीजों को D3 चार्ट बताता है। और साथ में फालतू की भागदौड़ आप जितना करेंगे, फिजूल का खपना, ये सब भी D3 चार्ट से देखा जाता है। यानी आपकी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होगी या फालतू में आप खपते रहेंगे, उस मेहनत का कोई रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं, यह दिखाता है आपका दृष्टान कुंडली, यानी D3 चार्ट। कैसे करें एनालिसिस, उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लग्न कुंडली को आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखना जरूरी है। लग्न कुंडली का लग्न देखना है, लग्नेश देखना है, इसके बाद तृतीय भाव को देखना है और तृतीयेश को देखना है। अब यहाँ राहु बैठे हैं तो नो डाउट तृतीय में शास्त्रों में कहा गया है राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। मित्र राशि में भी है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, यहाँ लग रहा है, मेहनत वगैरह पाएगा। और ऐसा व्यक्ति, जैसा राकेश जी एक प्रैक्टिकली देख लीजिएगा आप लोग कि तीसरे भाव में राहु जब बैठता है ना, तो व्यक्ति अपना हक छीन लेता है। हक छीन लेता है का मतलब कि कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, चाहे जैसे भी, चाहे उचित तरीके से या अनुचित तरीके से, कैसे भी करके अपना हक पा लेता है, अपने भाग्य का साथ पा लेता है। वो इतना जुझारू बन जाता है ना यहाँ राहु के होने से, कि वो चीजों को निश्चय ही कहीं ना कहीं किसी स्तर से पा लेता है। तो तीसरे का राहु कुछ मामले में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी तीसरे में राहु होता है तो भाई बहनों से मतभेद भी देता है। जैसा कि मैंने बताया है, ग्रहों का प्रकृति समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, उसका फल देखने के लिए। तो अब मान लीजिए कि गुरु किसी कुंडली में बहुत योग कारक है, मान लेते हैं इस कुंडली में गुरु अच्छे हैं, योग कारक हैं। अब गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, तो आपने देखा होगा या बहुत सारी कुंडलियां देखेंगे आप लोग, भविष्य में नजर आएगा कि ऐसे लोगों का जहां गुरु सप्तम में बैठ जाते तो समय से विवाह जल्दी, किस मतलब कि बहुत ऐसा होता है कुंडलियों में, कुछ कुंडलियों में कि समय से विवाह नहीं होने देते गुरु। या बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं जहां व्यक्ति अविवाहित भी रह जाता है सप्तम में, अगर गुरु बैठ जाए तो। इसका कारण ये होता है ना कि गुरु है तो शुभ ग्रह, लेकिन एक, जैसा मैंने कहा, विच्छेदात्मक ग्रह है। तो अब यहाँ पर उसका प्रकृति इस तरह का है कि मोह माया और दुनियादारी से अलग व्यक्ति को करता है, और तथा यह कमजोर भी हो जाता है यहाँ पर। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है, बहुत ज्यादा परेशानी देता है। तो इस तरह से ग्रहों का प्रकृति देखिए, शनि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि आपको कर्म करने को दर्शाते हैं। तो लेकिन मोह माया या आप जो ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं उससे दूर भी करना चाहते हैं। तो शनि ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां बैठेंगे वहां से व्यक्ति को विच्छेद भी देते हैं उस कारक चीज से। तो इस चीज को, प्रकृति को समझिए ग्रहों को, तब जाके रिजल्ट आप लोगों को ज्यादा बेहतर नजर आएगा। अब चलिए समझते हैं लग्न कुंडली का। लग्न देखिए, लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्नेश कहाँ बैठा है, यानी लग्न में कोई नीच का ग्रह ना हो, लग्नेश नीच का ना हो, गलत भाव में ना बैठा हो। फिर तृतीय भाव को देखिए, तृतीयेश कहाँ बैठा है, तृतीय भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो इस कुंडली में जैसे देख रहे हैं शुक्र मित्र राशि में बैठे हुए आय भाव में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म का स्वामी भी है जो कि आय भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो ये अच्छा भी है।
अब देखिए सूर्य के साथ होना बहुत, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो जो याद आता है मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। अब यहाँ लोग कहेंगे कि सूर्य के साथ होने से कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सूर्य के साथ है राहु की दृष्टि है तो चारित्रिक रूप से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि 12वें के करीब भी है। लेकिन ये भी एक चीज है कि सूर्य के साथ शुक्र बैठे तो दोनों क्या हैं, तो सूर्य आपके रॉयल प्लैनेट्स है, राजा है, किंग है, और शुक्र है आपका भोग विलास। तो दोनों का संयोग जब बनता है तो ऐश्वर्य योग भी बनता है। ऐश्वर्य योग वो बनता है जो आदमी जीवन में बहुत ज्यादा लग्जरी का आनंद भी लेता है, ऐसे कोई व्यक्ति हो तो। अब इस कुंडली में शुक्र को अच्छा रखना है आपको, क्योंकि कैरियर का स्वामी है, सूर्य के साथ एक रॉयल प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। अगर आप शुक्र को खराब नहीं करते हैं तो जीवन में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी आपके पास। अब खराब कैसे करेंगे, तो चरित्र भ्रष्ट हो जाइए, गलत चीजों में संलिप्त हो जाइए, शुक्र अपने आप खराब हो जाता है। 12वें में शुक्र हो तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अगर व्यक्ति सही मार्गदर्शन में रहे ना तो पैसे की कमी नहीं होगी 12वें में शुक्र हो तो। लेकिन ज्यादातर लोग भटक जाते हैं गलत दिशा में, और उसका परिणाम ये होता है कि शुक्र खराब होकर खराब रिजल्ट देने लगता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग कि दृष्टांत कुंडली को कैसे देखें। तो आपने लग्न कुंडली का लग्न, लग्नेश, तृतीय, तृतीयेश देख लिया। इसके बाद दृष्टांत कुंडली पर आ जाइए उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए। यहाँ पर भी आपको लग्न कुंडली की लग्न को देखना है, लग्नेश को देखना है, और तृतीय, तृतीयेश को देखना है। सेम वैसे ही करना है, और पूरा कुंडली नहीं देखना है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, लग्न को देखना है दृष्टांत कुंडली में, तृतीय, तृतीयेश को देखना है। लग्न में कैसे ग्रह बैठे हैं, लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश कहाँ बैठा है, कौन कौन ग्रह लग्नेश को देख रहे हैं, ये सभी चीजें आपको एनालिसिस करनी है। अब तृतीय भाव में वैसे ही देखना है कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों और कैसे ग्रहों की दृष्टि है तृतीय भाव पर, तृतीयेश कहाँ बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, किस स्थिति में है। तो लग्नेश और तृतीयेश, लग्न और तृतीय भाव दोनों को आपने देख लिया। अगर आपका दृष्टांत कुंडली सही है, यानी कि अब इस कुंडली को बात करें हम तो लग्न को देखें, तो आपका जो सूर्य है देख रहे हैं आप पहले ही दृष्टांत कुंडली का, जो लग्नेश है वो जाके नीच की राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब इस कुंडली में देखिए तृतीय भाव ग्रसित है ग्रहण दोष से, भले ही तृतीय का स्वामी अच्छी स्थिति में हो लेकिन तृतीय भाव डैमेज है राहु और सूर्य के कारण, और सूर्य जो है इसके लग्नेश भी है। तो अगर आपका दृष्टांत सही है तो भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, और जो आप जीवन में मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं आपका दृष्टांत सही नहीं है जो कि इस कुंडली में दिख रहा है, तो भाई बहनों का सपोर्ट पूरा व्यक्ति के साथ नहीं होता, व्यक्ति फालतू का खपता है, मेहनत करता है और फल बहुत मुश्किल से उस व्यक्ति को मिलते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों को सलाह देना चाहिए जिसका दृष्टांत सही ना हो, और अगर कुंडली सही हो तो कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे तथ्यों को देखकर बताना चाहिए कि आप अपने कुछ ऐसे काम कीजिए जो बहुत ज्यादा मेहनत वाले नहीं हो, जैसे अचानक लाभ वाला कोई काम हो जाए, या कहीं ऐसा काम जो कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता दे, वैसा काम व्यक्ति को देख के बताना चाहिए। क्योंकि दृष्टांत कुंडली साफ बता रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति कितना मेहनत करेगा, खपता रहेगा, बहुत ज्यादा सफलता उसे नहीं मिलेगी। तो ये चीज, अगर इन नियमों में अधिकतर जो जो नियम मैंने बताए दृष्टांत का और लग्न का, अधिकतर नियम अगर आप में अच्छा आ रहा है यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई बहनों से अधिक बनता है, सपोर्ट मिलता है, पराक्रम जो करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। और इनमें से अधिक खराब आ रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जीवन में भागदौड़ बढ़ेगी और बहुत अच्छा आपको सपोर्ट भाई बहनों का नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आपका दृष्टांत कुंडली नेगेटिव है तो भाई बहनों से आपका नहीं पटेगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, खासकर उन ग्रहों की दशा में बिल्कुल नहीं पटेगा जो ग्रह प्रभावी कर रहे हैं दृष्टांत कुंडली के लग्न को या तृतीय भाव को। तो उस ग्रह की दशा में निश्चय ही भाई बहनों से मतभेद और आपकी फालतू की भागदौड़